हेलो दोस्तों, आप सबों को जोहार। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच बीए पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को अभी शॉर्ट तरीके में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, राज्य का अर्थ क्या है, इसके तत्वों की विवेचना करें, या राज्य की परिभाषा दीजिए एवं राज्य के आवश्यक तत्वों को लिखें। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर बदलाव नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन को इधर उधर घुमा सकता है हल्का फुल्का। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसा है। तो आप लोग देखिए, यहाँ राज्य का अर्थ, आप लोग हेडिंग को थोड़ा बड़े अक्षर में लिखेंगे, यानी बड़ा। तो यहाँ छोटा हो गया हल्का सा। राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। राज्य की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है। यहाँ कहने का मतलब है, राज्य जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। और राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वह लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है, ठीक है। अतः स्टेट शब्द का तात्पर्य उस महान संस्था से है जो गौरवशाली हो, अर्थात समय परिवर्तन के साथ स्टेटस से बने स्टेट शब्द को राज्य के अर्थ में उपयोग किया जाने लगा। यानी ये राज्य जो है वह स्टेट शब्द से बना है और स्टेट जो है वह स्टेटस शब्द से स्टेट में परिवर्तन हो गया समय में परिवर्तन के अनुसार, और स्टेट से बन गया राज्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है राज्य का। अब चलिए, राज्य का अर्थ हो गया, इसके बाद अब देखते हैं राज्य की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग दिए गए हैं, जो कि निम्न है, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान में बहुत सारे विद्वान हैं, तो उन लोगों में से बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, ठीक है, अलग अलग परिभाषा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ विद्वानों को दर्शाया गया है जो कि इस प्रकार से अपना मत रखे हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों व ग्रामों का एक ऐसा संगठन समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, ठीक है। तो यहाँ अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों व ग्रामों का एक ऐसा संगठन माना गया है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, ठीक है। और अगला अगला विद्वान है जीन बोंदा के अनुसार, देखिए, राज्य परिवारों का एक संघ है जो किसी सर्वोच्च शक्ति और बुद्धि द्वारा शासित होता है। जीन बोंदा महोदय का क्या कहना है कि राज्य जो है वह परिवारों का एक संघ है जो कि किसी सर्वोच्च शक्ति और बुद्धि द्वारा शासित होता है, ठीक है। और अगला विद्वान है डॉक्टर गार्नर के अनुसार, राज्य संस्था में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी अपनी एक सरकार होती है, जो अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है तथा जिसकी आज्ञाओं का पालन लोग स्वतः करते हैं, ठीक है। तो गार्नर महोदय के अनुसार बताया गया है कि राज्य संस्था में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करते हैं, ठीक है। अस्थायी रूप से निवास करने वालों के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई घुमंतु आकर बस जाते हैं एक साल के लिए और उसके बाद दूसरे साल में दूसरे जगह चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ऐसा में राज्य का स्थापना नहीं होगा। और राज्य में जो सरकार रहती है उसे अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला और एक विद्वान है हीगल के अनुसार,
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। देखिए, हीगल महोदय जो है, उनका कहना है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं राज्य के आवश्यक तत्व कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले तो राज्य को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए जनसंख्या चाहिए और जनसंख्या रहेगी तो उसके लिए भू-भाग भी चाहिए। ठीक है, तो ये सब है। तो देखिए यहाँ दिया गया है राज्य के आवश्यक तत्व। तो राज्य के आवश्यक तत्वों में पहला आता है जनसंख्या, दूसरा आता है निश्चित भू-भाग और तीसरा आता है सरकार और चौथा में आता है संप्रभुता। ठीक है, तो चलिए इन सबों के बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए जनसंख्या, तो जनसंख्या जो है तो जनसंख्या जो है वह किसी भी राज्य को स्थापना करने के लिए एक प्रथम इकाई माना जाता है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या किसी भी राज्य की आवश्यक तत्व है। जनसंख्या के अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जाहिर सा बात है कि जनसंख्या ही नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं रहेंगे तो राज्य किसके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि राज्य के निर्माण के लिए निश्चित जनसंख्या होना जरूरी है, जो कि निम्न है। ठीक है, बहुत सारे विद्वान हैं लेकिन कुछ का कहना है कि अगर राज्य स्थापित करना है तो उनके उसके लिए निश्चित जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है, जिसमें प्लेटो का कहना है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होना चाहिए। एक आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए वहाँ की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। और रूसो के अनुसार है, देखिए, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, रूसो के अनुसार देखिए एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। ये रूसो का कहना है। और अरस्तु महोदय का क्या कहना है, देखिए इनके अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 1,00,000 होनी चाहिए। अरस्तु जो हैं इनका कहना है कि अगर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है तो उसमें 1,00,000 जनसंख्या होनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, अब दूसरा जो राज्य के लिए आवश्यक तत्व है वह है निश्चित भूभाग। तो राज्य के लिए दूसरा आवश्यक तत्व निश्चित भूभाग है। मानव समुदाय जब तक किसी एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से निवास नहीं करने लगता है तब तक उसे राज्य नहीं कह सकते। जो कि आप लोगों को बताए कि कोई भी भूभाग में जब कोई लोग रहते हैं या मानव समुदाय रहता है लेकिन वह जब तक वहाँ अस्थायी निवासी नहीं हो जाता है तब तक वहाँ राज्य स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और राज्य भी नहीं माना जाएगा। आगे है सरकार। तो सरकार यह तीसरा है। तो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले संगठन को सरकार कहते हैं। राज्य अपने समस्त कार्य सरकार के माध्यम से करता है। तो राज्य में जो इच्छाओं राज्य की जो इच्छा होती है, यानी लोगों का जो इच्छा होती है, आवश्यकता होती है, उसे पूरा करती है सरकार। ठीक है, तो उसे ही सरकार कहते हैं। एक संगठन होता है जो कि पूरा करता है और उसे सरकार कहा जाता है। तो राज्य अपने समस्त कार्य सरकार के माध्यम से करता है। ठीक है, और देखिए बलस्थली के अनुसार यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और अराजकता और राज्य का अंत हो जाएगा। ये कहना है बलस्थली महोदय का, जो कि एक बड़े विद्वान है राजनीति विज्ञान का। ठीक है, संप्रभुता। अब ये चौथा है संप्रभुता। तो राज्य का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता जो है इसे प्रभुसत्ता भी कहा जाता है और यह राज्य का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संप्रभुता को राज्य का प्राण भी कहा जाता है। संप्रभुता को राज्य का प्राण भी कहा जाता है। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियां बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके द्वारा
जो कि अपना आंतरिक और बाह्य नीति बनाने में स्वतंत्र होती है। तो दोस्तों ये थी एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार आती है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, समझिए और यदि समझ में आती है तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है? तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को फिर से जोहार।